कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान पर हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी उनसे माफी मांगने की मांग पर अड़ी हुई है। इस बयान को लेकर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामा हो रहा है। राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर जुमेरात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने लंदन में हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ नहीं कहा है। राहुल गांधी ने कहा कि हुकूमत के 4 वुज़रा ने मुझ पर इल्जामात आयद किए हैं, इसलिए मुझे पार्लियामेंट में अपनी बात रखने का इख्तियार है। राहुल ने कहा कि पार्लियामेंट में मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। अगर मुझे बोलने का मौका दिया गया तो जरूर जवाब दूंगा। भारत की जनता और सदन के राहुल माफी मांगना ही चाहिए। ही शुड आस्क द अपॉलजी। वी डिमांड हिज अपॉलजी। कंट्री इज डिमांडिंग हिज अपॉलजी। ऑल एमपीज आर डिमांडिंग हिज अपॉलजी। झूठे आरोप के लिए पीठासीन अधिकारी का क्षमा मांगना चाहिए। इस प्रकार का रवैया कर रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ा देशभक्ति का काम करके आए। मैं समझता हूं कि माफी मांगने से आदमी बड़ा बनता है। वो अपने छोटे मन और छोटी सोच का परिचय दे रहे हैं। एक प्रकार से भारत की अपमान करके मैं समझता हूं उनके किस प्रकार की सोच है व्यक्तिगत और उनकी पार्टी किस प्रकार से इस देश को देखती है, चलाती है, इसका एक परिचय देकर उन्होंने अपने पूरे भारत देश भर में स्वयं को और स्वयं की पार्टी को भी बहुत ही छोटे स्तर पर लाके खड़ा कर दिया। क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। मैं होपफुल हूं कि कल मुझे बोलने दें। आज 1 मिनट के अंदर, मेरे आने के बाद 1 मिनट के अंदर उन्होंने हाउस को अडजर्न कर दिया। होपफुल हूं कि शायद कल मुझे बोलने दें, क्योंकि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। मैं एमपी हूं तो मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट में जवाब देने की है, और मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट में जवाब देने के बाद मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूं। मगर उससे पहले मैं डिटेल में आपके साथ नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि वो एज एन एमपी वो हमारा प्लेटफॉर्म है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि कब तक राहुल गांधी मुल्क को गुमराह करते रहेंगे। बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी के गुरूर से हम सब आशना हैं, लेकिन राहुल गांधी का गुरूर मुल्क से बड़ा नहीं है। राहुल गांधी की आदत हो गई है, विदेश जाएंगे तो भारत के लोकतंत्र, भारत की जनता, 140 करोड़ की भावनाओं, संवेदनशीलता का अपमान करेंगे। आज उन्होंने प्रेस में ऐसी कोई बात नहीं की कि उन्हें खेद है जो उनके द्वारा कहा गया। बीजेपी का स्पष्ट आरोप है, राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए, और हम राहुल गांधी की माफीनामा के लिए देश भर में कैंपेन करते रहेंगे। महाराष्ट्र के शिंदे बनाम उद्धव तनाजे पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत मुकम्मल कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने 9 दिन तक फरीकैन और गवर्नर के दफ्तर के वकला की समाअत की। इस दौरान उद्धव कैंप ने शिंदे की बगावत और उनकी हुकूमत के कयाम को गैर कानूनी करार दिया। दूसरी तरफ शिंदे कैंप ने कहा कि गवर्नर ने कानून साज पार्टी में तकसीम के बाद फ्लोर टेस्ट का हुक्म देकर सही काम किया। समाअत के दौरान गवर्नर के दफ्तर की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एक इत्तेहाद में इलेक्शन लड़ने और दूसरे इत्तेहाद के साथ हुकूमत बनाने के बाद शिवसेना में अंदरूनी इख्तिलाफात पैदा हो गए थे। इसकी वजह से पार्टी में फूट पड़ गई। इस पर चीफ जस्टिस समेत बाकी जजों ने सवाल किया कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के एमएलए बीजेपी के साथ इलेक्शन लड़ने और कांग्रेस और एनसीपी के साथ हुकूमत बनाने के बाद नाराज थे, तो वो 3 सालों तक सरकार के साथ क्यों रहे। अदालत ने यह सवाल भी उठाया, अगर शिवसेना के एमएलए ने क़यादत के खिलाफ बगावत की थी तो गवर्नर ने मदाखलत क्यों की, गवर्नर ने फ्लोर टेस्ट का हुक्म क्यों दिया। आज जैसे आपको पता है, आज युक्तिवाद खत्म हुआ है और दोनों बाजू का युक्तिवाद खत्म हुआ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स रिजर्व किए हैं और जल्द से जल्द ये ऑर्डर्स आएंगे, इसका खतरा हमें जी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दिया है कि ये सरकार हम कैसे रीइंस्टेट करें, क्योंकि आपने खुद रेजिग्नेशन दिया है। अगर आप रिजाइन नहीं करते और फ्लोर टेस्ट फेस करते तो बात अलग थी। आपने जिस दिन रिजाइन किया था उसी दिन आपकी सरकार खत्म हो गई।
और उसके बाद गवर्नर का एक ऑब्लिगेशन होता है कि ऑल्टरनेट स्टेबल गवर्नमेंट का कोई दावा करता है तो उन्हें बुला के उनको गवर्नमेंट फॉर्म करने का मौका दिया जाए, और उसके बाद ही माननीय एकनाथ जी शिंदे और माननीय देवेंद्र जी फडणवीस इनके नेतृत्व में एक लेजिटिमेट सरकार महाराष्ट्र में फॉर्म हुई है। धन्यवाद। दिल्ली शराब मामले में ईडी ने तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की बेटी और एमएलसी कविता को आज ताजा समन जारी किया कि कविता को आज ईडी के रूबरू हाजिर होना था, लेकिन खराबी सेहत की वजह से वो हाजिर नहीं हो सकी। ईडी ने के कविता को 20 मार्च को पूछताछ के लिए तलब किया है। वाज़ेह है कि दिल्ली शराब मामले पर ईडी ने 11 मार्च को कविता से तकरीबन 9 घंटे पूछताछ की थी। जासूसी मामले में दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया है। एफआईआर के मुताबिक फीडबैक यूनिट केस में मनीष सिसोदिया समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को दिल्ली शराब मामले में गिरफ्तार किया था। गुज़श्ता 8 फरवरी को सीबीआई फीडबैक यूनिट के मुबैना जासूसी मामले में मरकजी वजारत दाखिला से सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की थी। मरकजी वजारत दाखिला ने मरकजी जांच एजेंसी को सिसोदिया पर बदनवानी के मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को राहत नहीं मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने तेजस्वी यादव के सीबीआई के समन को मनसूख करने की मांग को ठुकरा दिया है और 25 मार्च को सीबीआई ऑफिस जाने को कहा है। लैंड फॉर जॉब मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू फैमिली को बड़ी राहत दी थी। बुधवार को लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और मीसा भारती को जमानत दी गई थी। गुरुवार को उसी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से तेजस्वी यादव को राहत नहीं मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई के समन को रद्द करने की तेजस्वी यादव की मांग को ठुकरा दिया और 25 मार्च को सीबीआई ऑफिस जाने को कहा है। दरअसल लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में सीबीआई जांच कर रही है और इस पूरे मामले में सीबीआई ने लालू यादव, मीसा भारती और राबड़ी देवी समेत 14 लोगों को आरोपी बनाया है और इसी केस से जुड़े मामले में सीबीआई तेजस्वी यादव से पूछताछ करना चाहती है। वही मामले की सुनवाई के दौरान आज कोर्ट में सीबीआई की तरफ से यह भी कहा कि इसी महीने की आखिरी में सीबीआई एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करेगी जिसमें कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने सीबीआई के समन को चुनौती दी थी। सीआरपीसी की धारा 160 का हवाला देते हुए कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया था और कोर्ट से समन को रद्द करने की मांग की थी। तेजस्वी की तरफ से तर्क दिया गया था कि वो पटना में रह रहे हैं तो दिल्ली में समन जारी क्यों किया गया। तेजस्वी ने विधानसभा सत्र के समापन तक कोर्ट से समय मांगा था और विधानसभा सत्र में शामिल होने को अपना दायित्व बताया था। तेजस्वी ने ये भी मांग की थी कि पूछताछ उनके वकील की मौजूदगी में हो, लेकिन कोर्ट ने तेजस्वी यादव को पेशी से राहत नहीं दी, जिसके बाद तेजस्वी यादव 25 मार्च को सीबीआई ऑफिस जाएंगे। 10:30 बजे अधिकारियों के समक्ष पेश होंगे। हालांकि इस दौरान सीबीआई ने आश्वस्त किया है कि तेजस्वी की गिरफ्तारी नहीं होगी। बता दें, इसके पहले सीबीआई ने 3 बार समन जारी किया था। 4, 11 और 14 मार्च को समन भेजकर तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन तेजस्वी पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे। मतलब कोर्ट में तेजस्वी की दलील नहीं चली और न पेशी से राहत ही मिली। यानी 25 मार्च को सीबीआई के सामने तेजस्वी को पेश होना ही पड़ेगा, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से सुशील पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार के साबिक नायब वजीर आला और बीजेपी के सीनियर लीडर सुशील मोदी ने ई किताब लिखी है, लालू लीला। यह किताब लालू खानदान पर लिखी गई है। 2019 में छपी इस किताब में उन सारी बातों का जिक्र है जो सीबीआई की जानिब से साल 2022 में दर्ज केस में लिखा गया है। अब महज ये इत्तेफाक है या कुछ और, इस पर सुशील मोदी ने दलाइल के साथ न्यूज़ 18 के सामने अपनी बात रखी। तो वहीं इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है।
सुशील मोदी की किताब ने सियासी पारे को गरमा दिया है। किताब का नाम है लालू लीला, जिसे बीजेपी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने 2019 में लिखा था। कैसे नौकरी देने के एवज में लालू फैमिली की ओर से जमीन और संपत्तियों के लिए तोहफे लिए गए, इसका जिक्र पुस्तक में है। लेकिन इस किताब की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि किताब लिखने के 3 साल बाद जब 2022 में लैंड फॉर जॉब केस में सीबीआई ने केस दर्ज किया, तो दर्ज केस में जिन आरोपों का जिक्र है वे बातें सुशील मोदी की पुस्तक में भी लिखी हुई हैं। हालांकि न्यूज 18 से बातचीत में सुशील मोदी ने तथ्यों के आधार पर मामले पर अपना पक्ष रखा। चोरी और सीनाजोरी, ये जो एके इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, जिस पर यह आरोप है कि रेलवे में नौकरी के बदले 2 लोगों की जमीन इसने खरीदी और आज जिसके मालिक तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी हैं, तो आज भी ये हेरा फेरी से बाज नहीं आ रहे। आज भी चाहे वो एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड हो, एके इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड हो, ये दोनों कंपनी की जो हेड ऑफिस है वो D1008 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, जहां पर तेजस्वी यादव रहते थे, और इन दोनों कंपनी के मालिक हैं तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी और चंदा यादव। तो इसलिए देखिए, हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिन बातों को उजागर किया, फिर पूरी पुस्तक हम लोगों ने सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज दिया था कि भाई आप देखिए इसके अंदर कोई तथ्य हो तो आप इस पर कार्रवाई कीजिए। तो लोगों ने कार्रवाई की होगी। और ये जो IRCTC घोटाला भी जो था, इस IRCTC घोटाले का भी उजागर हम लोगों ने इस पुस्तक के माध्यम से ही पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ किया था। सुशील मोदी की किताब में दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के बंगले हृदयानंद और ललन का जिक्र है। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित मकान संख्या D1088 का जिक्र है। पेज नंबर 64 से 66 तक एबी एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जिक्र है। ईडी के भी वही तथ्य हैं जो किताब के पेज नंबर 64 में लिखा हुआ है। बताया ये जा रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों ने इस किताब से मिली जानकारी के मुताबिक ही कार्रवाई की है और जिसे लेकर सियासत बेहद तेज है। यही किताब ही आधार बनता है। तो हम कहते हैं कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, जिनको शूद्र कहा गया है, जिनको अधम कहा गया है, जिनको अबला कहा गया है, जिनको ढोल गवा शुद्ध पर सुनारी कहा गया है, तो उस किताब को भी आधार बना करके उनके राइटर पर SC/ST एक्ट ठोकना चाहिए। और पूरी तरह से आरोप किन्होंने लगाया? ये ललन सिंह और शिवानंद तिवारी ने लगाया है। पहले उनके दरवाजे पे जाके मत्था ठेकी कि क्यों किया गया। तो पूरी तरह से जॉब फॉर जमीन घोटाला तेजस्वी पर माथे पर चिपक रहा है। अब तेजस्वी और राजद परिवार इससे बेचैन है। बीजेपी विधायक इस बात को लेकर उत्साहित है कि सुशील मोदी की लिखित इस पुस्तक में वो सबूत हैं जिन्हें ईडी और सीबीआई इस्तेमाल कर रही है, तो दूसरी ओर आरजेडी इस पर ऐतराज जता रहा है। वाकई सुशील मोदी की लालू लीला नाम की इस पुस्तक को लेकर सियासी ड्रामा भी चरम पर है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश कुमार सिंह और पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख करने की दरख्वास्त खारिज हो गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज जफर इकबाल ने इमरान खान की दरख्वास्त खारिज करते हुए नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी को बरकरार रखा। अदालत ने इमरान खान को गिरफ्तार करके 18 मार्च को अदालत में पेश करने का हुक्म बरकरार रखा है। वहीं दूसरी जानब लाहौर हाईकोर्ट ने जमान पार्क में इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ऑपरेशन पर हुक्म इम्तना में कल तक तौसी कर दी। लाहौर हाईकोर्ट ने PTI के इतवार को लाहौर के मीनार पाकिस्तान पर होने वाले जलसे पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश के मऊ में आदिवासी औरत की मौत के बाद होने वाले तशद्दुद और पुलिस फायरिंग में एक शख्स की मौत के बाद सूबे की सियासत आदिवासी का महवर बन गई है। महू तशद्दुद मामले को लेकर हालांकि हुकूमत के जरिए मजिस्ट्रियल जांच का हुक्म जारी करने के बाद महलूकीन के वर्सा को 10 लाख की माली मदद और सरकारी मुलाजमत का ऐलान किया जा चुका है। इसके बावजूद भी कांग्रेस ने मामले को लेकर अपनी एक जांच कमेटी रवाना की है। MP कांग्रेस सदर कमलनाथ के जरिए तश्कील की गई जांच कमेटी महू पहुंच गई है और उसने मुतासरा खानदान के लोगों की कमलनाथ की फोन पर बात भी करवाई है। वहीं वज़ीर दाखिला ने इस मामले में अपने सख्त मौक़िफ़ का इजहार करते हुए कांग्रेस पर लाशों पर सियासत करने का इल्जाम लगाया है। दूसरी जानब आदिवासियों के लिए काम करने वाली पार्टी जायस ने भी इस मामले को आदिवासी वक़ार से जोड़ते हुए सूबाई सतह पर तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है।
परिवार से, दुखी परिवार से मिलेंगे और उनसे सारी बात सुनेंगे इस तरह से। और वहाँ पे उनको परिवार को दबाया जा रहा है, तुम 10 लाख रुपए ले लो, और आदिवासी की कीमत क्या 10 लाख है क्या? तो इसलिए उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई उनको देना है, सरकार को 5 करोड़ रुपए दे तो कोई बात होती है। आप 10 लाख रुपए देकर आदिवासी परिवार को मुंह बंद करने की बात कर रहे हैं, और ये बहुत गलत बात है। और इस केस को जो मुलजिम है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अगर पुलिस पहले कार्रवाई कर देती तो इतनी लंबी घटना नहीं हो पाती। हम आदरणीय कमलनाथ जी को पुट अप करेंगे, और जैसा कि आदरणीय अभी कांतीलाल भूरिया जी ने बोला है, पहले नेमावर की घटना, नीमच की घटना, बिस्तान में, खरगोन में बिस्तान की घटना, यहीं पर मानपुर की घटना, और अभी 5वीं 6ठी घटना ये हो गई है। पूरे लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। शिवराज सिंह जी और नरोत्तम मिश्रा के बस का अब नहीं है, और हम सारे आदिवासी इस लड़ाई को लड़ेंगे। और इस परिवार को, जो परिवार जो है, दुखी परिवार जो है, पीड़ित परिवार है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। ये बात सत्य है कि मध्य प्रदेश आदिवासियों पर बर्बरता के मामले में देश में नंबर 1 पहुंच चुका है, और इस बात की रिपोर्ट एनसीआरबी की जो हाल ही में केंद्र सरकार की संस्था के माध्यम से रिपोर्ट जारी हुई थी, उसमें भी इस बात की मोहर लगी। और हाल ही में जो नेमावर हत्याकांड और अभी कल महू में आदिवासी बेटी के साथ बर्बरता बरती गई, ये बात पर मोहर लगा रहा है। यहाँ पर सरकार का राज नहीं, यहाँ पर जंगल का राज है, और आदिवासियों को यहाँ पर भेड़ बकरियों की तरह गोली मारी जा रही है। कल जो महू में घटना हुई है उसमें आदिवासियों के ऊपर फायरिंग भी हुई है। इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए कि फायरिंग का आदेश किसने दिया है। अगर मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने दिया है, जिसने भी दिया है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आदिवासियों पर फायरिंग होना ये देश का दुर्भाग्य है। जो पति है वो अलग कहते हैं कि करंट लगने से मौत हुई है, जो दूसरे संगठन के लोग और वो कहते हैं वो हत्या की बात करते हैं। विषय के जांच के आदेश दे दिए हैं, निश्चित रूप से सब ठीक होगा। सर, कांग्रेस के विधायक दल भी वहाँ पर जो है जांच करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो राजनीति शुरू हो गई। राजनीति नहीं करना चाहिए, कम से कम संवेदनशील विषयों पर। जनहित के मुद्दे कभी उठाती नहीं कांग्रेस, हमेशा इस तरह के जो कृत्य कांग्रेस करने की कोशिश करती है, जनता सब समझती है, उसका परिणाम देख रहे हैं देश के अंदर। गाजियाबाद में बेहतर कानूनी इंतजामात को बनाने के लिए पुलिस कमिश्नरी निजाम को नाफिज किया गया था। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरी के तौर पर अजय कुमार मिश्रा की तकर्री अमल में आई थी। अजय मिश्रा की मियाद को 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं। इस मौके पर न्यूज 18 ने पुलिस कमिश्नर अजय कुमार से बात की। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरी प्रणाली सिस्टम को 100 दिन का कार्यकाल पूरा हुआ। बात करते हैं गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा जी से। सर, कितना बदलाव हुआ है? गाजियाबाद में बेहतर कानून व्यवस्था बनाने के लिए कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई थी, उसके बाद आपको नियुक्त किया गया है, तो कितना बदलाव क्या हुआ है इस गाजियाबाद में? देखिए, बदलाव को हम 2 स्तर पे माप सकते हैं, एक आंकड़ों के आधार पे और दूसरा है पब्लिक परसेप्शन। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जैसे कि शासन की भी प्राथमिकता है कि जन शिकायतों के मामले में त्वरित सुनवाई होनी चाहिए, जो फीडबैक है वो अच्छा होना चाहिए। तो जन शिकायतों की सुनवाई के मामले में हर महीने एक रैंकिंग जारी की जाती है हेडक्वार्टर द्वारा। उसमें अमूमन हम 50, 60, 65, 70, इनफैक्ट दिसंबर में हमारी रैंकिंग 75 तक थी। उसको इम्प्रूव करते करते गाजियाबाद 5वीं रैंकिंग पे आ गया फरवरी माह में। उसी तरीके से CCTNS है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम, जिसमें पुलिस की सारी एक्टिविटी, चाहे इन्वेस्टिगेशन हो, रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR हो, सर्च हो, सीजर हो, सबका हम ऑनलाइन रिकॉर्ड रखते हैं। उसमें भी हमारी रैंकिंग अगेन 40 से 60 के बीच रहती थी, लेकिन वो रैंकिंग हमारी इम्प्रूव होते होते और जनवरी माह में 13वें नंबर पे आ गई। आने वाले दिनों में सर कितना बदलाव देखा जाएगा? कितनी फोर्स को बढ़ाया गया है और ट्रैफिक व्यवस्था को किस तरह सुधारा गया है? पिछले अगर 3 महीने की हम बात करें, 3.5 महीने की, तो यातायात पे विशेष ध्यान दिया गया है। 130 के आसपास तो केवल कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल एक्स्ट्रा पोस्ट किए गए हैं। उसके अलावा जो सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर जिनको हम TSI और TI बोलते हैं, वो भी हेडक्वार्टर से हमें 40+ मिले, प्लस बाद में और भी मिले। तो ये तो ह्यूमन रिसोर्सेज की बात ट्रैफिक में हो गई। जब मटेरियल रिसोर्सेज की हम बात करते हैं तो पहले ट्रैफिक के पास केवल 2 मोटरसाइकिल मोबाइल हुआ करती थी, जिनका मैंडेट ये था कि अगर किसी स्थान पे जाम लगता है तो तत्काल वहां पहुंच के वो जाम खुलवाते थे। वो 2 मोटरसाइकिलों से बढ़ के अभी 29 ऐसी ट्रैफिक मोटरसाइकिलें हैं जिसको हम ट्रैमो मोबाइल बोलते हैं।
तो रिसोर्सेज भी उनको दिए गए हैं। इसके अलावा पुलिस लाइंस में लगातार उनको प्रशिक्षित किया गया है, उनको ट्रेन किया जा रहा है। 2 हमारे हाईवेज हैं, उस पे NHI से बात हो गई है, हमारा प्रपोजल गया हुआ है, उस पे भी CCTV NHI की तरफ से लगाया जा रहा है। इसके अलावा एलिवेटेड पे हमने CCTV लगवाया है। कोशिश यही है कि यातायात व्यवस्था जितनी ज्यादा स्मूथ हो सकती हो उतनी हो। और एनफोर्समेंट की अगर हम कार्रवाई की बात करें तो यातायात पे जो हमारा मासिक एनफोर्समेंट करीब 28 से 30 हजार के बीच मामलों का रहता था, वो करीब 1 लाख मामले प्रतिमाह हो चुके हैं। अवेयरनेस पे भी हमने जोर दिया है। 200 से ज्यादा स्कूल कॉलेजेस में जाके यातायात माह में हमने कैंप कराए, नुक्कड़ नाटक कराए, व्याख्यान कराए। तो ये सारे प्रयास चल रहे हैं कि ट्रैफिक को ज्यादा से ज्यादा हम स्मूथ कर सकें। उसके अलावा अल्टरनेट पार्किंग स्पेसेस भी आइडेंटिफाई किए गए हैं। 2-3 पार्किंग स्पेसेस हमने ऑपरेशनल भी कर दिए हैं। बाकी नगर निगम के हम संपर्क में हैं। अगले 15-20 दिवस में 3-4 और पार्किंग स्पेसेस आ जाएंगे। जो ट्रैफिक लाइट्स की बात है, पहले 21 चौराहों पे ट्रैफिक लाइट्स थी जो सेंट्रलाइज कंट्रोल होती थी और फिक्स टाइमर थे, अभी उनको लोकलाइज कर दिया गया है और कल शाम तक ही उस 21 में से 18 चौराहों पे लोकलाइज कंट्रोल आ चुका है। उन 21 के अलावा 12 ऐसे और चौराहे हमने चिन्हित किए जहां पहले केवल ब्लिंकर्स होते थे, उन पे भी हम ट्रैफिक इंस्टॉल कर रहे हैं। उसके अलावा 8 और ऐसे चौराहे चिन्हित किए जहां न पहले ब्लिंकर्स थे न ट्रैफिक लाइट्स थे, वहां पे भी ट्रैफिक लाइट्स लगवाई जा रही है। तो सर आखिरी सवाल, कुछ ऐसे केस है जो अनसुलझे हैं और कुछ जो केस थे जो सुलझ गए, तो उन पर कितना कार्य किया जा रहा है? देखिए, अगर उन केसेस की बात करेंगे जो कमिश्नरेट बनने से पहले थे और सेंसेशनल केस थे और जो खुलासे नहीं हुए थे, तो उसमें एक खुलासा वही था जो लोनी सर्कल में था, जिसमें कपल का मर्डर रात में कर दिया गया था लूट के इरादे से। संभवतः वो 22 या 23 नवंबर की घटना थी, उसका खुलासा दिसंबर में हुआ। अगर आपको याद होगा तो अप्रैल में एक युवती की गुमशुदगी उसके लिव इन पार्टनर ने लिखवाई थी और वो गुमशुदगी में चल रहा था। अगेन उसका दिसंबर में खुलासा किया गया कि कैसे ले जाके उसको हिमाचल प्रदेश में उसके लिव इन पार्टनर ने ही मार दिया था। तो पुरानी घटनाएं भी खुल रही हैं। ये संयोग है, ये खुशी की बात है कि पिछले 3.5 महीने में ऐसा कोई सेंसेशनल केस नहीं है जो अनवर्कड आउट हो। तो ये हमारे साथ मौजूद थे गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा जी। बेहतर कानून व्यवस्था बनाई जा रही है और सभी पर कार्य किया जा रहा है और अधिक से अधिक जो फोर्स है उसको बढ़ाया गया है और यातायात की जो व्यवस्था है उसको भी सुधारा गया है और क्राइम पर लगातार पुलिस कार्य कर रही है। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।